हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। यहाँ पे हम लोग आज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है चंद्रयान 3 एक बार फिर से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे कुंभकर्ण अपनी नींद से जागा था उसी तरीके से आज चंद्रयान 3 भी जाग सकता है। हालांकि इसरो को कहना है कि अभी तक कुछ ऐसी हमें अपडेट नहीं मिली है। इसरो लगातार कोशिश कर रहा है चंद्रयान 3 से संपर्क बनाने में। अब यहां पे इस न्यूज से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, आज एक एक करके उनको यहां पे देखेंगे और साथ में चंद्रयान के बारे में भी एक बार देखेंगे कि चंद्रयान का क्या रोल है, एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और क्यों ये करंट अफेयर सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आज की जो अपडेट है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड, क्यों ये न्यूज में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आज से पहले आप यहां पे देख सकते हो एसएससी सीपीओ के टायर 1 2010 में कोई क्वेश्चन आया था, इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में चंद्रयान 3 से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो पक्का ही है कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा इसका भी हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, सटीक अंदाजा लगाने की पक्का कोशिश करेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस बार ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस के 2020 के दूसरे पेपर से। तो इसमें भी जो क्वेश्चन है इसको भी हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, आने वाले पेपरों में किस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर। उसके बाद हम यहाँ पे चंद्रयान 3 की हाइलाइट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फटाक से रिवीजन के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मार्क्स पक्के करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम लोग चंद्रयान 2 और 1 पे भी नजर डालेंगे, ताकि अगर एग्जामिनर करंट अफेयर की मदद से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिराइव करता है तो हम लोग बिना डरे वहां पे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चंद्रयान 3 है ये रिसेंटली न्यूज में है। अब ऐसा क्यों? देखो, अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो हम सभी को पता है कि इस साल के जुलाई के महीने में हम लोगों ने चांद के लिए अपना तीसरा लूनार मिशन भेजा था, जिसका नाम क्या था, चंद्रयान 3। 23 अगस्त को सक्सेसफुल हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग कर भी ली थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम लैंडर जो है उससे प्रज्ञान रोवर बाहर आके बहुत सारे नमूने, बहुत सारे सैंपल्स चांद की जमीन के, उसकी क्रस्ट के बहुत सारे सैंपल लेके उनसे अलग अलग डाटा कलेक्ट करके इसरो को भेज भी रहा था 4 सितंबर तक के दिन को। लेकिन 4 सितंबर के दिन को होता यूं है कि चांद पे हो जाती है रात। जी हां, अब आप सोचेंगे कि चांद पे 23 से लेकर 4 तक क्या रात ही नहीं हुई थी? जी हां, इसमें ज्योग्राफी का एक फैक्टर है। हम देखते हैं हर एक सेलेस्टियल बॉडी जो है वो दो तरीके की मोशन करता है, एक रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। हमारी धरती भी जब एक अपना 360 डिग्री का रोटेशन पूरा करती है, लगभग 24 घंटे, टू बी एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट्स और कुछ सेकंड्स का वक्त लेती है। इसमें आधा वक्त वो सूरज की तरफ रहती है और आधा वक्त जो है वो सूरज की, आधी धरती जो है वो सूरज की दूसरी तरफ रहती है। तो धरती का जो हिस्सा सूरज की तरफ है उस हिस्से में तो दिन रहता है, उजाला रहता है, क्योंकि सूरज से वहां पे रोशनी आ रही है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो सूरज से दूर है वहां पे रात रहती है। इसी तरीके से जब चांद भी एक अपना पूरा 360 डिग्री का चक्कर काटेगा, अपने ही एक्सिस पे यूं घूमेगा, तो हम क्या कहेंगे कि चांद का एक पूरा चक्कर लग गया। जो हिस्सा सूरज की तरफ है वहां पे दिन है, दूसरी तरफ रात है। अब हमने एक और फैक्ट सुना है कि जो चांद है वो है, हम उसकी एक ही तरफ देख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद 360 डिग्री अपनी ही एक्सिस पे घूमने के अलावा धरती का एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब धरती के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी कर रहा है। अब इसमें वो 27 दिन और कुछ घंटे का वक्त लेता है और अपनी ही एक्सिस पे घूमने के लिए भी लगभग सेम ही वक्त लेता है। इससे एक और बात हमें पता चली कि चांद पे एक दिन धरती के लगभग 27 से 28 दिन के बराबर होगा। मतलब एक रात 14 दिन तक लंबी हो सकती है और एक दिन भी 14 दिन तक लंबा हो सकता है। तो हम देखते हैं 4 तारीख को ये रात वहां पे होती है और ये 14 दिनों की लंबी रात ही फाइनली
वहां पे अभी आज और कल के जो दिन है इनमें वहां पे हम देखते हैं दिन होता है। और अभी जो प्रज्ञान रोवर है और जो हमारे पास विक्रम लैंडर है वो अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं अपने सोलर पैनल की मदद से। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, क्या चंद्रयान जागेगा या नहीं, ये बार बार न्यूज में क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए है कि चांद पे एटमॉस्फेयर, बहुत थिक एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से रात को जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इतना टेम्परेचर तो धरती पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इतने कम टेम्परेचर पे क्या सारी मशीनरी सही सलामत रही होगी इतने दिनों तक, या फिर खराब हो गई होगी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अब इसरो ने तो ये भी स्टेटमेंट में कह दिया है कि जो उम्मीदें चंद्रयान 3 से थी वो उसने डिलीवर कर दी हैं। अब बाकी बोनस है, अब बाकी अपनी कमिटमेंट से आगे जाके क्या करता है चंद्रयान 3 ये देखना बाकी है। ठीक है, तो यहां पे कुछ एक बेसिक टर्म्स इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रयान वर्ड की। तो जो ये शब्द है, इस शब्द को तोड़ोगे तो चंद्र प्लस यान, ये दो शब्दों से मिलकर बना होगा। हमें पता है कि धरती का एक कुदरती उपग्रह है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि धरती का इकलौता सैटेलाइट है। अंग्रेजी में सैटेलाइट शब्द का इस्तेमाल हम यहां पे करते हैं। जो ये सैटेलाइट है हम कहते हैं, इसका नाम हिंदी में कहते हैं चंद्रमा, चांद। ठीक है, तो यहीं से ये वर्ड आया चंद्र। और यान जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो उड़ सकती हो। तो चांद तक उड़ के जाने वाला अगर कोई ऐसी चीज है तो हम क्या कहेंगे उसको चंद्रयान। और ये हमारी अपनी हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द है। इसीलिए हमने जब हमारा चांद के लिए एक मिशन जाने लगा तो उसका नाम क्या रखा, चंद्रयान। अब याद रखेंगे पहला मिशन चांद तक जो गया था वो 2008 को 22 अक्टूबर को हम देखते हैं कि हमने ये मिशन को अंजाम दिया था। इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, चंद्रयान ये तीसरा मिशन है। आपको अगर एग्जाम में आता है कि कितना नंबर है इसका, तीसरा मिशन है। और बार बार आता है कि इट इज लूनार मिशन। यहां पे देखो ये शब्द आपको दिखेगा, लूनार मिशन। तो याद रखिएगा कि जो ग्रीक है और लैटिन है, यहां पे जो शब्द हैं वो कुछ अलग रहते हैं, अंग्रेजी से थोड़े कुछ अलग रहते हैं। और यहां पे लूना का मतलब है चांद, और लूनैटिक आपने सुना होगा, पागल। तो देखो इन लोगों का मानना था कि जब चांद जो है वो पूरा आ जाता है तो लोग पागल हो जाते हैं। चांद का इंसान की मानसिकता पे भी असर पड़ता है। हालांकि कितना सच है कितना झूठ है ये बाद की बात है, लेकिन लूना से ही लूनाटिक बना। और लूनार का मतलब क्या हो गया, चांद से जुड़ा हुआ। लूनार का मतलब क्या हो गया, चांद से जुड़ा हुआ। तो लूनार मिशन का मतलब ऐसा मिशन जो किससे जुड़ा हो, चांद से। जी हाँ, ठीक है। दूसरी टर्म यहां पे जो इस्तेमाल हो रही है बार बार वो है सॉफ्ट लैंडिंग। अब यहां पे सॉफ्ट लैंडिंग पे भी हम नजर डाल देंगे। आपने बार बार सुना होगा, लेकिन शायद ही आपको किसी ने ये समझाने पे जोर दिया होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग है क्या। देखो, किसी भी सतह पर यूं पहुंच जाना, हवा से नीचे पहुंच जाने को हम लोग लैंडिंग कहते हैं। ये हम सभी लोगों को पता है। लेकिन अगर मैं किसी चीज को यूं ऊपर से नीचे फेंक दूं तो कहने को तो ये भी लैंड कर गई, लेकिन क्या इसको मैं सॉफ्ट लैंडिंग कह सकता हूं? नहीं, ये हार्ड लैंडिंग है या हार्श लैंडिंग है। इसमें जो चीज है उसको नुकसान पहुंच जाएगा। और ये तो हम 2008 में ही अचीव कर चुके थे। असल में 2008 में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पहला चांद तक जो मिशन है उस मिशन को हमने अंजाम कर दिया था। और उस मिशन का अगर हम नाम याद रखें तो नाम क्या था, चंद्रयान 1। इस मिशन में हम लोगों ने जिस रॉकेट का, याद रखना रॉकेट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछेंगे। तो जिस मिशन में जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है वो रॉकेट कौन सा था, PSLV C11। तो आपने याद रखना क्या रॉकेट का नाम है, PSLV C11। और यहां पे हम देखते हैं जो चंद्रयान 1 है वो जस्ट एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर मतलब चांद के इर्द गिर्द चक्कर काटेगा, उसकी सतह की फोटो लेगा। इंपॉर्टेंट काम इसने क्या क्या करे हैं, चांद की सतह पर पानी है इस बात की पुष्टि करी। दूसरी चीज हम जो यहां पे याद रखेंगे या अपने दिमाग में रखेंगे वो दूसरी चीज ये है कि भैया इसने एक प्लेट नुमा एक चीज थी जिसपे भारत के झंडे का निशान बना था, ये चांद की तरफ फेंका था और ये चांद के सरफेस पे जाके इसने एक इंप्रेशन भी बनाया था। तो पहली लैंडिंग ये हो गई, लेकिन हार्ड हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की तो ये अगेन चंद्रयान 3 की तरह ही सेम मिशन था, कुछ एक इसमें चीजों में फेरबदल था।
ये मिशन भी फेल हो गया था। इसमें हम देखते हैं कि कुछ मीटर ऊपर जो हमारे पास विक्रम लैंडर है, उससे इसरो का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। इसरो का कॉन्टैक्ट टूट जाने की वजह से हम देखते हैं कि वो एकदम से बेकाबू होके चांद की सरफेस की तरफ गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है और एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लैंड तो वो हो गया, लेकिन वो लैंडिंग अच्छी नहीं हुई, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, सॉफ्ट नहीं थी, हार्ड लैंडिंग थी। लेकिन इस बार हमने सॉफ्ट लैंडिंग को भी अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो मैंने फोटो लगाई है, ठीक है, ये जो फोटो है, ये हमारे पास जो फोटो है, ये चंद्रयान 2 की आपको फोटो दिख रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे चंद्रयान 2 की जो आपको फोटो दिख रही है, इससे कुछ रिलेटेड चीजें भी देख लेते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चंद्रयान 2 के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल करा गया था वो कौन था? GSLV Mark 3 M1 रॉकेट का हमने इस्तेमाल करा था। बाकी सेम ही था, रॉकेट अलग था, इस बार रॉकेट कुछ अलग है। और ये मिशन कब हुआ? 2019 को हमने ये मिशन क्या करा था? लॉन्च करा था। चलिए, ये तो होगी इसकी बात। अब वापस आते हैं चंद्रयान 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रयान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक जो फोटो लगा के रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको चंद्रयान 3 दिखता है। ये इसका लैंडर है जो लैंड करेगा, और ये नीचे वाला इसका क्या है? रोवर है, जो यहाँ पे क्या करेगा? आगे, रोवर का मतलब आगे चलेगा। ठीक है, चांद की सतह पे चलेगा और वहां से डाटा इकट्ठा करेगा। दो बातें आपने अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि भैया ये लैंडर और रोवर है, और रोवर जो है ये भैया इसी के अंदर था, लैंडर के अंदर। जैसे लैंडर लैंड कर जाएगा तो उसके अंदर से बाहर सरकता हुआ निकलेगा और चांद की सतह पे जाके ये डाटा इकट्ठा करने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बात का ध्यान देंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तभी बाहर निकल पाएगा जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है कि भैया देखिए, किसी भी रॉकेट पे, अब देखो धरती से अगर मुझे बाहर जाना है, पूरा प्रोसेस समझेंगे, चिंता नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये है हमारी प्यारी धरती। हमारी प्यारी धरती पे एक रॉकेट है, इस रॉकेट को बाहर जाना है, इस रॉकेट को क्या करना है? बाहर जाना है धरती से। लेकिन इसको धरती की जो ग्रेविटी है वो बाहर नहीं जाने देगी, तो इसको धरती की ग्रेविटी को पीछे छोड़ना है, मतलब उससे पार पाना है, तो उससे कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब पलक झपकते ही 1 सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर, कम से कम इतनी इसकी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर उसको धरती की ग्रेविटी से बाहर जाना है। अब देखो ये बहुत ज्यादा स्पीड है, इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चंद्रयान है, मंगलयान है, या कोई भी हम देखते हैं स्पेस क्राफ्ट है, उसके नीचे लगा देते हैं रॉकेट, जो उसकी एक टैक्सी की तरह काम करता है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि स्पेस एक्स जैसी एजेंसीज ने फाल्कन 9 जैसे रॉकेट्स बना दी हैं, जो वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, जो सही सलामत वापस भी आ जाते हैं, रीयूज भी हो जाते हैं। लेकिन अपने पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये रॉकेट क्या करते हैं, इतनी स्पीड से इसको, जो हमारे पास जो स्पेस क्राफ्ट है, उसको बाहर ले जाएंगे। और रास्ते में हम देखते हैं कि ये रॉकेट जो है एक एक करके हम देखते हैं यूं अलग होते जाएंगे। ठीक है, और मेन जो हमारे पास जो क्या है, किससे? जो हमारे पास मेन स्पेस क्राफ्ट है, और फाइनली सिर्फ मेन स्पेस क्राफ्ट ही रह जाएगा, बाकी रॉकेट क्या हो जाएंगे? अलग, और वो नीचे धरती के समंदर में गिरा दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो स्पेस क्राफ्ट है, अब ये कंटिन्यूसली चांद की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब देखो, आपने देखा होगा कि रशिया ने साथ में ही हमारे साथ साथ एक मिशन भेजा था, लेकिन वो मिशन हमसे पहले पहुंच गया। ऐसा क्यों? रशिया और आज के मैं यूएसए की बात करूं तो इन देशों के पास ऐसे बड़े बड़े रॉकेट हैं जो सीधा धरती से चांद तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक है ही नहीं। हमारे पास जो रॉकेट हैं वो कंपैरेटिवली छोटे हैं। तो हम क्या करते हैं? दिमाग जुगाड़ लगाते हैं, स्लिंग शॉट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, एक बार फिर से यहाँ पे आएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने रॉकेट को, ये है धरती, हम अपने रॉकेट को ऐसे इधर छोड़ देते हैं। अब ये रॉकेट क्या करता है? धरती के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से इसके इर्द गिर्द यूं घूमता रहता है। जब यहाँ पे पहुंच गया तो मैंने रॉकेट का इंजन थोड़ा सा क्या कर दिया, और ज्यादा चला दिया है। इससे हम देखते हैं कि अब ये रॉकेट जो है
धरती के ऑर्बिट में ही है, लेकिन ऑर्बिट बड़ा होता जाता है। और जब हम देखते हैं कि डिजायर्ड ऑर्बिट मिल जाता है, उस टाइम पे मैं जोर से इंजन चलाऊंगा और एक स्लिंग शॉट, जैसे गुलेल से निकलता है ना, गुलेल से पत्थर निकलता है ना, उसी तरीके से एक स्लिंग शॉट की मदद से हमारा स्पेसक्राफ्ट जो होगा धरती की ग्रेविटी की मदद से चांद की तरफ चला जाएगा। अब जब मान लीजिए कि ये चांद तक पहुंच गया, तो अब चांद के भी हम देखते हैं कि ये चक्कर काटेगा और ये लैंडिंग का इंतजार करेगा। जब ये लैंड करने की कोशिश करेगा, तो जब ये चांद के पास पहुंचेगा, हालांकि चांद की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी के 1/6 है, मतलब हम देखते हैं 1/6 है, फिर भी चांद उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगा। उस वक्त अगर हमने चांद की ग्रेविटी के खिलाफ अपने स्पेसक्राफ्ट का अगर इंजन नहीं चलाया, तो हमारा स्पेसक्राफ्ट नीचे गिर जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम क्या करें, धरती पे होते तो पैराशूट खोल देते, पैराशूट से हम आराम से धीरे धीरे नीचे उतर जाते। लेकिन पैराशूट से उतरने के लिए धरती पे जो चीज हमारी मदद करती है वो है हवा, एटमॉस्फेयर में जो होती है एयर, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो पैराशूट का भी विकल्प यहाँ पे रद्द हो जाता है। बचा क्या कि हम लोग थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके धीरे 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 करके नीचे उतरे। तो वही हम देखते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी में हम पहली बार सफल हो गए और इसी टेक्निक को हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, और यही हमने अचीव करा है। चलिए, ये तो बात होगी सॉफ्ट लैंडिंग की। तो हम देखते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो ये तो हमें पता ही है, पुराना हो चुका है। अब 23 अगस्त को हमने सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कर ली थी। जिस पॉइंट पे करी थी उसका नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट रख दिया है, चांद के साउथ पोल के पास है। भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस तरीके की लैंडिंग परफॉर्म करी है, मून के साउथ पोल पे जो पहुंच गया है। चलिए, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भैया जो चांद है, ठीक है, चांद पे जैसे ही चंद्रयान 3 उतरा, उसने क्या करा, देखो हाल ही में उसने सल्फर, ठीक है, चांद पे जो है जो सल्फर है, सल्फर की डिस्कवरी कर ली है, ठीक है, कि वहां पे पुष्टि कर दी है कि यहाँ पे सल्फर है ही है, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे नॉन मेटल आप देखो सल्फर हो गया, मेटल अल्युमिनियम, कैल्शियम, फेरस, मतलब फेरस की बात करें तो आयरन की बात करेंगे। बेसिकली हमें आयरन, लोहा अकेली फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये ऑक्साइड फॉर्म से मिले सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोगों को चांद पे हैं। इस बात की पुष्टि किसने करी है, जो प्रज्ञान रोवर है। कैसे, इसकी पुष्टि करने के पीछे कौन सी टेक्निक है, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी रहती है, यूवी, आईआर, लेजर, अलग अलग तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी रहती है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक एक ऐसी है जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जो भी केमिकल हमारे सामने है, कोई पत्थर का टुकड़ा है या कोई चीज़ है, ये किस चीज़ से बनी है। तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 की मदद से ही प्रज्ञान रोवर ने इन सब चीज़ों का पता लगा दिया है। अब वो आगे कंटिन्यू अपना मिशन करता रहे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, देखो वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल डला लेंगे, और इतने कम टेम्परेचर पे पेट्रोल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक सबसे बेस्ट जरिया है एनर्जी का, वो है सूर्य। सन से हम लोग सोलर एनर्जी से, वो हम सोलर पैनल से सोलर एनर्जी को हार्नेस करके रोवर और जो लैंडर है उनको चला सकते हैं। अब एक और चीज़ देखने वाली है, जो रोवर है वो लैंडर से संपर्क करेगा और लैंडर धरती से अपना संपर्क करेगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमने बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों को संपर्क करने के लिए उनकी बैटरी से उनका पूरा का पूरा कंप्यूटर है और पूरा का पूरा सिस्टम है वो चलना चाहिए। अब हम देखते हैं 4 तारीख को, जो सितंबर की 4 तारीख थी, उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में जानबूझ के डाल दिया ताकि बैटरी बच सके, और जब सूरज की किरणें इन दोनों पे पड़े तो इनकी बैटरी रिचार्ज होके ये फर्दर इस तरीके की डिस्कवरीज कर सके। तो हम देखते हैं आज के दिन, हो सकता है आज के दिन ही, आज शाम से पहले इसरो ये ऐलान कर दे, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, इसरो ये ऐलान कर दे कि भैया अपनी निद्रा से जाग चुका है प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर। तो ये बहुत जल्दी आपके पास ये न्यूज पहुंच सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि चांद की अगर मैं बात करूं, चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो चंद्रयान 3 के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि देखो इसरो का मिशन है, इसरो का मिशन है, और इसरो जितने भी सैटेलाइट्स को या स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करता है
वो कहां से करता है? श्रीहरिकोटा से। और ये जो श्रीहरिकोटा है, ठीक है, ये कहां पे है? श्रीहरिकोटा, ये कहां पे है श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा भैया ये है आपका आंध्र प्रदेश के पास एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। अब एक यहां से एक और रिलेटेड चीज है, ऐसा ही एक आइलैंड चांदीपुरा, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं, उड़ीसा के पास है बे ऑफ बंगाल में। वहां से हम लोग क्या करते हैं? अपनी मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी मिसाइल के टेस्ट है वहां से करते हैं। तो श्रीहरिकोटा से जितने भी हमारे स्पेसक्राफ्ट है, आप देख सकते हैं इस तरीके से लॉन्च कहां से करते हैं हम लोग? श्रीहरिकोटा से ही करते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 को आसमान की बुलंदियों तक ले जाने वाला जो रॉकेट था, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा था? LVM-3 Mark 3 M4। LVM-3 Mark 3 M4 भैया इसको डाल दो दिमाग में। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक तरफ चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, और दूसरी तरफ रॉकेट के नाम। मंगलयान के लिए भी PSLV का इस्तेमाल हुआ था भैया। और आपको कह देंगे भैया मैच द फॉलोइंग, तो याद रखनी है सारे। चंद्रयान 3, ठीक है, और इस रॉकेट को एक नाम भी दिया गया है, एक छोटा प्यारा नाम भी दिया गया है, बाहुबली। आपने देखी होगी बाहुबली, ठीक है, तो उसको नाम भी क्या दिया गया? बाहुबली, क्योंकि बहुत विशाल है ये। और हम देखते हैं इसको फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये रॉकेट है, ठीक है। तो इसके ह्यूज साइज की वजह से इसका नाम क्या दिया गया है? बाहुबली या फैट बॉय भी इसका नाम दिया गया। और देखो आप देख सकते हैं कितना 642 टन हैवी है और 43.5 मीटर हाई है। और याद रखना 1 मीटर मतलब 3 फुट और 20 सेंटीमीटर, अंदाजा लगा लो कितना ऊंचा और कितना विशाल ये रॉकेट है, ठीक है। अब इसने अपने, हम देखते हैं कि अपने ऊपर लादा चंद्रयान को, और चंद्रयान को सक्सेसफुली हम लोगों ने 23 अगस्त को लॉन्च कर दिया। सॉरी, लॉन्च क्या कर दिया? उसको सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी। अब ऐसा करते ही हम लोग चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथे देश और साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले देश बन गए। तो मतलब 3 देश हमसे पहले चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। वो कौन है? सबसे पहले यूएसए। अब यही देश है जिसके इंसान या जिस देश के हम देखते हैं कि नागरिक सबसे पहले कदम रख चुके थे कहां पे? अपोलो 11 मिशन का नाम था। 2 आदमी है, बज एल्ड्रिन, ठीक है, और दूसरे आदमी है। पहले कौन थे सबको पता है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हम देखते हैं, अगर हम बात करें 1969 का दौर था, ये दोनों चांद पे उतर चुके हैं। इसके अलावा फॉर्मर सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, जो टूट के हम देखते हैं रशिया और आज उसके आसपास की जो कंट्री है, लातीनिया, यूक्रेन, ये सब, ठीक है। और तीसरा कौन सा? चाइना, ठीक है। ये 3 हमसे पहले 3 देशों के हम देखते हैं ये जो विमान है वो पहले पहुंच चुके हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हम चौथे बन चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाले स्टिल हम पहले हैं, ठीक है। चाइना ने हमसे बाद में, सॉरी रशिया ने हमसे बाद ट्राई करा लेकिन फेल हो गए। बड़ा एक माइलस्टोन है। इसका बजट देखेंगे तो बहुत ही कम, ठीक है, हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम बजट है इसका, ठीक है। चलिए अब हम कुछ चीजें देखते हैं। जो चंद्रयान है उसमें 2 हमारे पास 3 वैसे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक हमारे पास ऑर्बिटर, जिसकी इस बार ज्यादा बात नहीं हुई है क्योंकि चंद्रयान 2 में भी हमने ऑर्बिटर अच्छे से लॉन्च कर दिया था। ऑर्बिटर क्या करेगा? चांद के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहेगा। दूसरा रोवर और लैंडर। तो जो लैंडर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसका नाम विक्रम है, विक्रम साराभाई के नाम पे। इसका वेट 1700 kg है धरती पे, हालांकि kg जो है, ठीक है, ये अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? वेट की। वैसे वेट जो है वो न्यूटन में मेजर करा जाता है, लेकिन जनरली kg कह देते हैं। लेकिन जब ये चांद पर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चांद पे कितना हो जाएगा ये। चलो, इसके अलावा इसकी टांगे कितनी है? 4 टांगे हैं। आप कहोगे सर कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे फिर हम देखेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। उसके अलावा जो रोवर है इसका नाम है प्रज्ञान, और अगर इसके वजन की बात करूं 26 किलो, ठीक है। और इसके यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स, गलती से आ गया यहाँ पे। इसके टायर्स कितने हैं? इसके 6 टायर। भैया दिमाग में बिठा लो, सेम है ये चंद्रयान 2 की तरह, बिल्कुल सेम। कितने टायर? 6 टायर हैं इसके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। इसकी स्पीड देखना कितनी कम है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में महज 6 सेंटीमीटर, इतना अगर आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। मतलब ये तो बहुत ही स्लो चलेगा। 1 घंटे में हम देखते हैं कि बहुत थोड़ा सा दूर जा पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चांद में है गड्ढे, गड्ढों के अंदर थोड़ी भेजना है इसे हमें, ठीक है। तो बहुत ही स्लो चलेगा।
और इसके नीचे और इसके साथ में बहुत सारे स्पेक्ट्रोमीटर हैं, कैमरे हैं, जो वहां से डाटा लेके विक्रम लैंडर तक भेजेंगे और विक्रम लैंडर धरती तक इसरो तक पहुंचाएगा और इसरो हम देखते हैं कि हम तक पहुंचाएगा। चलिए, बहुत खूब। ये सारी जानकारी हमने देख ली है अभी तक, और ये सारी जानकारी किससे जुड़ी हुई है? चंद्रयान 2 से और चंद्रयान 3 से और चंद्रयान 1 से। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन है। ये 2010 का एक क्वेश्चन है जो सीपीयू एसएससी सीपीयू के पेपर में आया था। ये कहता है चंद्रयान 1 जो है उसका पहला मिशन जो है चंद्रयान 1, जो इंडिया का फर्स्ट मिशन है चांद तक के लिए, वो कहां से लॉन्च हुआ? क्या है क्वेश्चन? चंद्रयान 1 इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून वाज लॉन्च्ड फ्रॉम, ऑप्शन में क्या है? ए श्री कलहस्ती, दूसरा क्या है? श्री काकुलम, और तीसरा सी क्या है? श्री हरिकोटा, और डी क्या है? श्री सैलम। तो अब हमने ये अच्छे से डिस्कस कर लिया कि इसका आंसर क्या है? श्री हरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश के पास, अगर मान लीजिए ये भारत है, तो भारत में आंध्र प्रदेश के पास हम देखते हैं कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है, यहां से हम सारी चीजें करते हैं। चांदीपुरा, देखो अभी हो सकता है इंडियन मिसाइल प्रोग्राम भी कंटिन्यूसली, चाहे अग्नि प्राइम हो, चाहे अग्नि सीरीज हो, चाहे पृथ्वी सीरीज हो, ब्रह्मोस हो, ये भी एक्टिव रहती है। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया मिसाइल प्रोग्राम, देखो एग्जामिनर कई बार क्या करता है, बहुत सारे एग्जाम में अगर आप एग्जाम देते हो और आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, वो कहेगा चंद्रयान 3 एक माइलस्टोन मिशन था, वो लॉन्च हुआ है कहां से? एक आइलैंड से, आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा। वैसे ही इंडिया के जो मिसाइल प्रोग्राम है, एक मिसाइल का नाम दे देगा, ये कहां से ऑपरेट होती है, कौन से आइलैंड से होती है? तो आपको याद रखना होगा चांदीपुरा, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को हम सम्मानित करते हैं मिसाइल प्रोग्राम के लिए, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के लिए, कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और ये कहां पे है? ये उड़ीसा के पास बे ऑफ बंगाल में दोनों। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप तैयार हैं। श्रीहरिकोटा कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसरो का यहीं से सारी जितने भी हम इसरो के टेस्ट देखते हैं यहीं से होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होने वाला है? बी, सॉरी सी यहां पे सही जवाब रहने वाला है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पे लैंड करा है उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना शिव शक्ति पॉइंट। और भैया एक और बात याद रखना कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे की तरह मनाया जाएगा। अब से ये घोषणा हमारे सरकार कर चुकी है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन हैड हाउ मेनी व्हील्स? यूपीएससी सीडीएस 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके कितने टायर है? तो हम यहां पे देख चुके हैं भैया, 26 किलो वजन है, टायर है 6। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन मोल्ड होके कैसा आ सकता है कि लेग्स कितनी है विक्रम की? तो 4 लेग्स हैं, उसका वजन कितना है? 26 किलो। स्पीड कितनी है? 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहीं से याद रखना 6 टायर हैं और स्पीड भी कितनी है? 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर पर आवर नहीं है। याद रखना इन चीजों को। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि भैया रॉकेट कौन से इस्तेमाल हुए, तो फिर से देख लेते हैं। जो यहां पे 3 के लिए रॉकेट इस्तेमाल हुआ वो कौन सा है? LMV-3 M4। अच्छा, 2 के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ था वो कौन था? GSLV Mark 3 M1। और जो चंद्रयान 1 के लिए रॉकेट इस्तेमाल हुआ था PSLV C11। और मंगलयान मिशन, ये भी याद रखना, 2014 का। अब भैया इस मिशन में भी क्या कौन सा रॉकेट इस्तेमाल हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। इसके अलावा एक हम देखते हैं जो वीनस है उसके लिए भी हम मिशन तैयार कर रहे हैं, शुक्र ग्रह के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा मिशन है। एक और आखिरी चीज जो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि भारत का जो मिशन है जिसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारे लोगों को, इंसानों को, जीते जाते इंसानों को पहली बार खुद से अपने बलबूते पे अंतरिक्ष में भेजने की बात करता है, ये कौन से मिशन के अंडर है? और एक और मिशन की खुशखबरी आने वाली है, आदित्य L1। अगर आपको चाहिए कि उससे रिलेटेड भी सारी न्यूज और करंट अफेयर कवर करें, हम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी डिमांड जो है उसको हम तक कमेंट सेक्शन में पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ करंट अफेयर की, और उसमें देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हमने A to Z देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन चंद्रयान 3 से आ सकते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड टाइम।